दोस्तों आज हम लेके आए हैं कम्पिटिटिव एग्जाम की पहली क्लास और ये क्लास आधारित है ग्रामर पर और टॉपिक आपका रहेगा एक्टिव पैसिव। पहले इसके हम नियम आपको बताएंगे बिल्कुल शॉर्ट में, ऐसे टेक्निकल नियम जो आपको बुक में नहीं मिलेंगे, और उसके बाद हम बताएंगे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन इसी एक्टिव पैसिव पर आधारित जो हमेशा पूछे जाते हैं आपके पेट के एग्जाम में, पुलिस के एग्जाम में, आरआरबी के एग्जाम में, सीआरपीएफ के एग्जाम में। तो चलिए देखते हैं पहले एक्टिव से पैसिव बनाने के रूल। तो जैसा कि आप सभी जानते हो कि 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और हर टेंस के 4 पार्ट होते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो 4 3 12, लेकिन 12 में परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। जब हम बोला परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तो इसका मतलब सबके लिए होगी बात, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, और चाहे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, इन तीनों की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। इसके अलावा आपकी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की भी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। तो बाकी 8 की जो है पैसिव वॉइस बनती है। तो उन सभी 8 की पैसिव वॉइस बनाने का रूल क्या है? तो देखिए रूल यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्ट लिखते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट के बाद फिर लिखा जाता है हेल्पिंग वर्ब। अब बच्चों हेल्पिंग वर्ब जो है आपको याद होनी चाहिए कि जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट हेल्पिंग वर्ब, डू, डर, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के लिए जा रहे हैं, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा लगता है मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। और उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे दिए हुए वाक्य में जो बचा है वो लगा देंगे। डेट डैश का मतलब जो वाक्य में बचा वो लगा देंगे। और जब कुछ नहीं बचता है वाक्य में तो बी वाई बाई लगा देते हैं और बाई के बाद सब्जेक्ट लगा देते हैं। यहाँ पे मेन पॉइंट ये है मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। कभी कभी आपको पेपर में किसी क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए होते हैं और आपसे पूछता है बताइए कि इसमें पैसिव वॉइस कौन सा है। इसी एक में हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। तो ध्यान रखिएगा जिस वाक्य में भी हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म दिखे दिस मीन्स वो पैसिव वॉइस होगा। ठीक। नंबर 2 पे याद रखना है कि जैसे ही ऑब्जेक्ट लिखा, अब सवाल है कि हम ऑब्जेक्ट को पहचाने कैसे। तो किसी भी वाक्य में मेन वर्ब के बाद जो शब्द लिखा होता है उसे ऑब्जेक्ट कहा जाता है। तो वही मैं लिखा कि मेन ऑब्जेक्ट कहाँ होता है? मेन वर्ब के बाद। कभी कभी कोई वाक्य ऐसा होता है कि उसमें 2 ऑब्जेक्ट होते हैं, तो आप जिसको दिल चाहे किसी एक ऑब्जेक्ट को पहले रख लेंगे और दूसरा जो है यहाँ पे जहाँ पे डेट डैश है मीन्स मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद वहाँ पे फिट हो जाएगा। अगली बात आपको ध्यान रखना है कि अगर दिया हुआ वाक्य इंडेफिनिट है, दिया हुआ वाक्य कैसा है? इंडेफिनिट। अब जब हमने इंडेफिनिट बोला तो इसका मतलब सबके लिए बात हो गई, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। ऐसा क्यों? जैसे मान लीजिए क्लास में 10 लोग बैठे हैं और हमने कहा ये मिठाई बांट दो, तो इसका मतलब वो सबके लिए हो गई। अगर स्पेशल नाम लेके कहा जाए कि ये मिठाई किस को दो या ये मिठाई स्वीटी को दो, तो दिस मीन्स वो पर्सनल हो गया। बट जब नाम नहीं लिया जाता है तो वो बात सबके लिए लागू हो जाती है। तो जैसे लिखा इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब किसकी रहती है? कॉन्टिन्यूअस की। इसका मतलब अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट है, फ्यूचर इंडेफिनिट है, तो जब आप उसका पैसिव बनाएंगे तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब लिखा है वो किसकी लिखी जाएगी? कॉन्टिन्यूअस की। प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की, पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस की, और फ्यूचर इंडेफिनिट है तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब आप रखेंगे। अगला पॉइंट आप ध्यान रखना है कि दिया हुआ वाक्य अगर कॉन्टिन्यूअस में है, इसका मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है या पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, तो उस वक्त हेल्पिंग वर्ब जो लगेगी वो कॉन्टिन्यूअस की ही लगेगी, लेकिन हेल्पिंग वर्ब के साथ BEING बीइंग ये बढ़ा दिया जाएगा। अगली बात आपको ध्यान रखना है कि अगर परफेक्ट है, परफेक्ट का मतलब प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कोई भी है, तो हेल्पिंग वर्ब तो परफेक्ट की रहेगी, लेकिन उस स्थिति में हेल्पिंग वर्ब के साथ बीन बढ़ा दिया जाएगा। इसके अलावा आपको याद रखना है कि अगर एक्टिव दिया हुआ वाक्य अफर्मेटिव है तो उसका पैसिव भी क्या होगा? अफर्मेटिव होगा। अगर दिया हुआ वाक्य निगेटिव है तो पैसिव भी निगेटिव होगा। अगर दिया हुआ वाक्य इंट्रोगेटिव है तो पैसिव भी उसका इंट्रोगेटिव होगा। अगर मान लीजिए आपका दिया हुआ वाक्य इंपरेटिव है,
इम्परेटिव का मतलब होता है आदेशात्मक, जिसमें ऑर्डर दिया जाए। और इम्परेटिव को आप पहचानेंगे कैसे? इम्परेटिव हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है। तो अगर दिया हुआ वाक्य इम्परेटिव है तो आपका जो फॉर्मूला होगा वो होगा लेट। सबसे पहले लेट लगाएंगे, फिर लेट के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद फिर लगाएंगे आप बी या नॉट बी। बी तब लगाएंगे जब आपका दिया हुआ वाक्य जो इम्परेटिव है वो अफर्मेटिव है, सीधा है, मतलब उसमें कहीं भी नॉट नहीं लगा हुआ है। और नॉट भी तब लगाएंगे, ये वाला तब लगाएंगे जब आपका दिया हुआ वाक्य निगेटिव होगा। उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। बस इतना सा रूल है। अगर दिया हुआ वाक्य आपका कैसा है? इम्परेटिव है। जैसे यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिखा है, ओपन द डोर। अब देखिए ओपन क्या होता है? मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। तो ये ओपन से शुरू है, इसलिए ये इम्परेटिव है। तो जब इसका पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले क्या लिखा जाता है? लेट। तो सबसे पहले हम लिख देंगे लेट, और लेट के बाद क्या होता है? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट कहाँ होता है? हमने बताया था ऑब्जेक्ट मेन वर्ब के बाद होता है। तो ओपन मेन वर्ब है, इसके बाद है द डोर, ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो लेट द डोर, और फिर लेट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट के बाद क्या रहता है? बी या नॉट। ये निगेटिव नहीं है तो इसलिए इसमें बी लगेगा। लेट द डोर बी। फिर क्या है? मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो मेन वर्ब आपका क्या है? ओपन। तो ओपन का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? ओपन। ये इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा। अब मान लीजिए जो इंपरेटिव है वो निगेटिव है, जैसे लिखा है डू नॉट इंसल्ट एनीवन। तो अब यहां पे क्या होगा? बी नहीं लगेगा, नॉट भी लगेगा। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट, ये जो इंसल्ट है ये मेन वर्ब है, और मेन वर्ब के बाद क्या होता है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट एनीवन है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? एनीवन। तो इसका बनेगा सबसे पहले हम लिखेंगे एनीवन। ये क्या हो गया? आपका ऑब्जेक्ट हो गया। फिर ऑब्जेक्ट के बाद सबसे पहले लेट, तो सबसे पहले ये हम लेट लिखेंगे। लेट के बाद फिर ये ऑब्जेक्ट एनीवन, फिर बी या नॉट बी। तो चूंकि ये निगेटिव है, डू नॉट है, इसलिए बी नहीं लगेगा, नॉट बी लगेगा। तो फिर लगाएंगे नॉट बी। तो लेट एनीवन नॉट बी। उसके बाद क्या है? मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो मेन वर्ब क्या है? इंसल्ट। तो इंसल्ट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा इंसल्टेड। ठीक है, तो ये था आपका इम्परेटिव का नियम। देखिए लास्ट पॉइंट है एक्टिव पैसिव का। प्लीज वाले वाक्यों में क्या करते हैं? तो प्लीज वाले वाक्यों में क्या करते हैं? प्लीज के स्थान पर यू आर रिक्वेस्टेड टू लिख दिया जाता है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में हमने लिखा है प्लीज कम हियर, और इसका आपको पैसिव बनाना है। तो सिर्फ जहां पे प्लीज है यहां पे आप लिख देंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू। ये कहां लिखा जाएगा? यू आर रिक्वेस्टेड टू, प्लीज की जगह पर। अब प्लीज के बाद जो भी है सेम टू सेम वही उठा के रख देंगे। तो आगे लिख देंगे कम हियर। तो प्लीज कम हियर का पैसे क्या बना? यू आर रिक्वेस्टेड टू कम हियर।